नमस्कार, मेरा नाम है इंस्पेक्टर गजय सिंह, दिल्ली पुलिस एकेडमी झाड़ोदा कला में पोस्टेड हूँ। आज आपके साथ अरेस्ट ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए आया हूँ। चलिए इसको देखते हैं, इसके बारे में क्या है, क्या प्रोविजंस है, हमारी जजमेंट्स क्या है, कानून में क्या लिखा है, इसके बारे में वो सब आपसे डिस्कस करता हूँ। आज देखते हैं। चलिए, अरेस्ट एंड रिलेटेड प्रोविजंस। अरेस्ट और उससे संबंधित जो भी प्रोविजंस हैं, जो कानूनी प्रावधान है, जजमेंट से आए हैं, कानून में आए हैं, अमेंडमेंट्स के बाद आए हैं, इनिशियली थे, क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो सब आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्संस, सेक्शन 41 to 60। ये जो चैप्टर 5 है ये डिस्कस करता है अरेस्ट के बारे में। अरेस्ट क्या है, किन किन कंडीशंस में कर सकते हैं, कौन कर सकता है, क्या क्या राइट्स एक्यूज को मिले हैं, क्या क्या पुलिस के पास राइट्स हैं, वो सारी कंडीशंस इस चैप्टर में डिफाइंड है सीआरपीसी के चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्संस। सेक्शन 41 व्हेन पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, ये कंडीशंस बताता है कि हम विदाउट वारंट कब अरेस्ट कर सकते हैं। इसकी डिटेल में कंडीशन है, फर्दर पढ़ते जाएंगे। 41A, 41B, 41 प्रोवाइड्स नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। ये लेटेस्ट काफी डिस्कशन में आया है सेक्शन। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी स्टेट अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसकी जजमेंट है ये। उसके बेसिस पे ही 41A को काफी इंक्लूड किया गया है जजमेंट्स में, डिस्कशन में बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है ये। 41B, C, D ये तीन अलग अलग राइट्स हैं जो एक्यूज को दिए गए हैं, फर्दर अमेंडमेंट्स के बाद आए। 41A to D 2010 के अमेंडमेंट के बाद इंक्लूड हुआ था। अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, ये 42 बात करता है कि कोई आदमी नाम बताना बताए तो आप अरेस्ट कर सकते हो, कंडीशंस है उसमें। अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन, सेक्शन 43, प्राइवेट आदमी भी अरेस्ट कर सकता है और उसके बारे में प्रोसीजर क्या है वो सारा सेक्शन 43 में डिफाइंड है। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, हमारे जो जज साहब हैं, जजेस हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो अरेस्ट कर सकते हैं। उनके पास प्रोविजन है सेक्शन 44 में, इसके बारे में क्लियरली डिफाइंड है किस किस कंडीशन में वो अरेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 45 प्रोटेक्शन, कहीं ना कहीं अरेस्ट है तो उसकी रेफरेंसेस भी है, रिपरकशंस भी हैं। तो हम जो काम कर रहे हैं या हमारे आर्म फोर्सेज हैं उनको कहीं प्रोटेक्शन देने के लिए सेक्शन 45 क्रिएट किया गया था। आर्म फोर्सेज के लिए सेपरेट प्रोविजंस हैं। अरेस्ट हाउ मेड, सेक्शन 46, इसी में है जो अरेस्ट कैसे करनी है, किस चीज को अरेस्ट माना जाएगा, वो सब एक्सप्लेन्ड है। अरेस्ट हाउ मेड, कैसे अरेस्ट की जानी है। सेक्शन 47 सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सोल्ड टू बी अरेस्टेड, जिस आदमी को हम अरेस्ट करने गए हैं अगर वो किसी जगह जाके छुप जाता है, कहीं घुस जाता है, तो उसको ढूंढने के लिए हमारे पास क्या राइट है, क्या सेक्शन कहता है, वो इस सेक्शन 47 में लिखा हुआ है। परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिसडिक्शन, सेक्शन 48 बात करता है केवल अपने पुलिस स्टेशन में नहीं, आप किसी और पुलिस स्टेशन की जुरिसडिक्शन में भी जाके किसी एक्यूज को अरेस्ट कर सकते हो। परस्यूट का मतलब उसका पीछा कर सकते हैं, हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं। नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, अगर अरेस्ट करते हुए आपके पास अथॉरिटी है कि आप अरेस्ट कर लें, कितनी फोर्स यूज करें, सामने वाला कितनी फोर्स, कितना आपसे झगड़ा कर सकता है, आपसे कितना बचने की कोशिश कर सकता है, उसी कंडीशंस के हिसाब से आप अपना फोर्स यूज कर सकते हैं। अननेसेसरी किसी को रिस्ट्रेन नहीं करना है, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, किसी को हैंडकफ नहीं लगाना है, मारपिटाई नहीं करनी है। इनकाउंटर जो पार्ट है वो यहीं पे एक्सप्लेन कर पाते हैं हम, अगर कहीं भी सिचुएशन में इस तरह के इश्यूज होते हैं, कहीं फोर्स हम अरेस्ट के टाइम पे यूज कर लेते हैं, तो वो यहीं पे एक्सप्लेन करना पड़ता है। सेक्शन 50 पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। सेक्शन 50A ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट, ये सब राइट्स है एक्यूज के कि उसको क्या क्या बताना है। ये अलग अलग अमेंडमेंट से, जजमेंट से इंक्लूड हुए हैं सीआरपीसी में, कानून बना दिए गए हैं। पहले जजमेंट थी तो उसके बाद फर्दर एक्यूज को एक लिबर्टी देते हुए, उसके राइट्स बताते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें ग्रांट कर रखे हैं उसको एक्सप्लेन करते हुए ये चीजें इंक्लूड हुई हैं। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जो आदमी हम अरेस्ट करेंगे, किसी एक्यूज को अरेस्ट कर रहे हैं तो उसकी सर्च कैसे करनी है। उसके पास कुछ भी हो सकता है, कोई सामान उसका अपना पर्सनल है या कोई ऑफेंसिव वेपन है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप इंक्लूड करेंगे। पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन, सेक्शन 51, 52 एक साथ यूज करेंगे आप उनमें। सेक्शन 53
एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस। पुलिस अगर रिक्वेस्ट करके किसी का मेडिकल एग्जामिनेशन करा रही है फॉर एविडेंस कलेक्शन, सेक्शन 53 यूज होगा। सेक्शन 53 है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये एक्यूज के लिए स्पेशली है। जो एक्यूज हमने अरेस्ट किया है रेप केसेस के लिए, वहां पे एक अमेंडमेंट आई थी ये, तो इसके अकॉर्डिंगली आप मेडिकल एग्जामिनेशन एक्यूज का कराते हैं। सेक्शन 54 नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी एक्यूज का हमें कराना होता है अरेस्ट के बाद। सेक्शन 54 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज, टीआईपी जो हमारी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग्स है वो सब इसमें डिफाइंड है। प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिफ्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अगर मैं एसएचओ या कोई भी सीनियर ऑफिसर्स है वो किसी और को डिप्यूट कर सकते हैं, वो प्रोविजंस सेक्शन 55 में है फॉर अरेस्ट ऑफ एक्यूज पर्संस। सेक्शन 55 है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, उसकी सेहत के बारे में ध्यान रखना, उसका कोई बीमारी कोई परेशानी इस तरह की ना हो, कोई चोट ना लगे, तो वो हमारे ऊपर बाउंडेशंस हैं। सेक्शन 56 पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन टू मजिस्ट्रेट एंड पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। ये प्रोविजंस है हमारी अरेस्ट जो है उसको जस्टिफाई कर पाए हर जगह, कोई अनजस्टिफाइड अरेस्ट ना हो। विद इन 24 आवर्स उसको कहीं ना कहीं आपको पेश करना है मजिस्ट्रेट साहब के सामने, विद इन 24 आवर्स आपको करना ही करना है, बाउंडेशन है ये। पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस, जो अरेस्ट किए उनके बारे में बताना है, एसएचओ साहब को रिपोर्ट भेजनी है, डीएम एसडीएम जो भी रिक्वायर्ड है एज पर लॉ। डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड, अगर कोई किसी को हमने अरेस्ट कर दिया, अगर वो डिस्चार्ज है, हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है या किसी भी कंडीशन में हम उसको रिलीज कर रहे हैं, तो रिलीज करने के लिए भी कंडीशंस हैं कुछ कि किस कंडीशंस पे कहां पे कैसे रिलीज करेंगे, तो सेक्शन 59 एक्सप्लेन करता है। 60 पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रिटेक, कोई भाग जाता है तो हमारे पास अथॉरिटी है कि हम उसको दोबारा से पकड़ सकें, ये सेक्शन 60 बताता है। सेक्शन 60 ए है अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड। ये 2002 में अमेंडमेंट आई थी कोर्ट्स की जजमेंट्स के बाद। कोर्ट ने काफी बार बोला कि जो कोड में लिखा है केवल उसी के अकॉर्डिंग आप अरेस्ट करेंगे, ये नहीं है कि आप अपने खुद के प्रोविजंस बना लें या कोई गुड फेथ वाली बातें करके वो चीज जस्टिफाई करें कि हमने इसको अरेस्ट इस वजह से किया। जो कोड में लिखा हुआ है केवल उन जस्टिफिकेशंस के साथ ही आप एक एक्यूज को अरेस्ट कर सकते हैं। चलिए फर्दर डिस्कस करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। टाइप ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट दो तरह की है, विदाउट वारंट, विद वारंट। वारंट अगर इशू करा लेते हैं मजिस्ट्रेट से तो आप अरेस्ट डाल सकते हैं। कुछ केसेस है नॉन कॉग्निजेबल केसेस जहां पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, और अगर हमें कोर्ट से ऑर्डर्स मिले हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करें केसेस को, तो वहां पे भी अगर आपको किसी को अरेस्ट करना है तो कोर्ट से आपको उसके लिए वारंट इशू कराना पड़ेगा। और अनकंडीशनली आप ये नहीं करेंगे कि मैं अरेस्ट कर लूं, स्पेसिफाइड है कि विदाउट वारंट आप नॉन कॉग्निजेबल केसेस में अरेस्ट नहीं करेंगे। कहां पे विदाउट वारंट अरेस्ट हो सकता है, सेक्शन 41 बताता है, एक बार देख लेते हैं सेक्शन 41। When पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, यहां पे क्लियरली डिफाइंड है कि कब आप अरेस्ट कर सकते हैं, पुलिस किस बिना वारंट के किसको अरेस्ट कर सकती है। इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। 2-3 आदमी हैं जो अरेस्ट कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर है, प्राइवेट पर्सन है, मजिस्ट्रेट है, तो उनकी जो जुरिस्डिक्शन है, जो पावर है, वो सारी आगे डिफाइंड है, वो डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में। अरेस्ट कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, ये भी एक मुद्दा है कि किन केसेस में अरेस्ट करते हैं, किन केसेस में नहीं करते हैं, बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, ये भी फर्दर डिटेल में डिस्कस करना है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हमारे जो है, जो पुलिस खुद इनिशिएट कर सकती है इन्वेस्टिगेशन, उन केसेस में हमारे पास अथॉरिटी है अरेस्ट करने की। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में हम अरेस्ट नहीं कर सकते हैं विदाउट वारंट, कोर्ट के, जब तक कोर्ट के वारंट ना हो हमारे पास। बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल, बेलेबल केसेस में हम अरेस्ट डालते हैं, नॉन बेलेबल में भी अरेस्ट डालते हैं। बेलेबल में एक डिफरेंस है कि आपको बेल ग्रांट करनी है, अगर एक्यूज कोई साउंड श्योरिटी प्रोवाइड कराता है तो आप उसको बेल दे सकते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस केवल यही बात करता है कि आप अरेस्ट करेंगे, प्रोविजन है, आपको रिक्वायरमेंट है तो आप अरेस्ट करेंगे, बेल आप ग्रांट नहीं कर सकते। आपने अरेस्ट कर लिया तो कोर्ट की अथॉरिटी है, कोर्ट ही डिसाइड करेगी उसको बेल देनी है या नहीं देनी है। चलिए फर्दर डिटेल्स करते हैं। 7 W's ऑफ अरेस्ट। W फैमिली है क्वेश्चंस, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, तो वो अरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अरेस्ट, कौन कर सकता है, कब कर सकते हैं, किन किन कंडीशंस में, क्यों अरेस्ट करेंगे, वो सारी डिटेल्स में आगे फर्दर हैं। व्हाट इज अरेस्ट, अरेस्ट क्या है, बड़ा डिफरेंट सी थिंग है कि अरेस्ट कहीं पे डिफाइंड ही नहीं है।
हमारी सीआरपीसी में किसी भी कोड में अरेस्ट डिफाइंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में 2008 में ये चीज रिकॉर्ड पे भी लेके आया कि कहीं पे हमारे पास सीआरपीसी, आईपीसी या किसी अदर कानून में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि अरेस्ट क्या चीज होगी। अरेस्ट वर्ड है कहां से आया? एक फ्रेंच वर्ड है अरेट, टू स्टे, स्टॉप और टू स्टे, किसी को रोकना या किसी चीज को बांध देना कि आपको हमने रोक लिया है, अरेस्ट है। डिक्शनरी मीनिंग टू सीज और कैप्चर, डिटेन और लेट रेस्ट, मतलब रोकना एक जस्टिफाइड सा रीजन है। लिटरल मीनिंग है नॉर्मली अगर हम अरेस्ट को माने तो टू स्टॉप ए पर्सन्स एक्टिविटी, वो उस आदमी की जो ओपननेस है, जो फ्रीडम है, उसको हम कर्टेल कर देते हैं, उसकी जो लिबर्टी है वो रुक जाती है, वो फिर हमारे अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। ये नहीं है कि वो ओपनली कहीं पे भी जाए, कहीं पे कुछ भी करे। अरेस्ट में जस्टिफिकेशन यही है कि आपने अरेस्ट कर दिया तो उसकी फ्रीडम का आपने कर्टेल कर दिया। तो अरेस्ट एक जर्नल सा अगर ओवरव्यू लेके आते हैं तो ये है कि टू डिप्राइव ए पर्सन ऑफ हिज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एक आदमी की मूवमेंट को रोक देना, उस आदमी की जो फ्रीडम थी, राइट टू फ्रीडम, लाइफ एंड फ्रीडम है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, उसके फर्दर एडिशन में हम जाके उस फ्रीडम को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है उसको हम कर्टेल कर देते हैं अरेस्ट करने के बाद। तो अरेस्ट की चीज है कि एक आदमी को आपने मूवमेंट से रोक लेना है, उसकी जो फ्रीडम थी कहीं भी आने जाने की, कुछ भी करने की, वो आप कंट्रोल कर लेते हैं लॉफुली। बाय हुम एंड व्हेन अरेस्ट कैन बी मेड, कौन कर सकता है, किन किन कंडीशन में कर सकता है। सेक्शन 41 इनिशियली आपने डिस्कस किया था, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। ये 6 कंडीशंस है। कमिट्स कोग्निजेबल ऑफेंस, कोग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है कोई हमारी मौजूदगी में, कोई हमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, भगोड़ा है, तो उसको आप अरेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई आदमी हमें सस्पेक्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी के साथ मिलता है, कोई प्रॉपर्टी ऐसी लगती है कि जो चोरी की है, तो हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं। एक पुलिस ऑफिसर को उसके काम में बाधा डालता है, ऑब्स्ट्रक्ट, तो भी अरेस्ट डाल सकते हैं। सस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ डेजर्टर, कोई आर्मी से, आर्म फोर्सेस से भागा हुआ है, डेजर्टर वर्ड का मतलब है भगोड़ा घोषित हमारी आर्म फोर्सेस से, उस आदमी को भी हम अरेस्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट हमें कहीं से मिली है किसी फॉरेन कंट्री से कि ये आदमी हमें अरेस्ट करके हमारे पास भेजना है, तो वो जो हमारे लीगल ट्रीटीज हैं वर्ल्ड वाइड, उनके अकॉर्डिंगली हम उस रिक्वेस्ट पे एक्ट करते हैं। रिलीज कन्विक्ट, कोई कन्विक्ट है उसको रिलीज किया गया, कंडीशनल रिलीज होती है, कई बार नॉन कंडीशनल है। कंडीशनल रिलीज है, अगर वो उन कंडीशंस का ब्रीच करता है तो हम उसकी अरेस्ट डाल सकते हैं। रिक्विजिशन रिसीव्ड फॉर अरेस्ट, रिक्विजिशन का मतलब कोई भी विद इन इंडिया अगर हमारे पास कहीं से रिक्विजिशन आती है, कहीं से रिक्वेस्ट आती है, तो हम उस इंडिविजुअल को अरेस्ट कर सकते हैं किसी और पुलिस स्टेशन से, कम से कम रैंक हो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। प्राइवेट पर्सन, दूसरा आदमी कौन अरेस्ट डाल सकता है? जो प्राइवेट पर्सन, उसके लिए कंडीशंस क्या क्या है? प्राइवेट पर्सन किन केसेस में अरेस्ट कर सकता है किसी को? एक आदमी नॉन बेलेबल और कोग्निजेबल ऑफेंस करता है उसकी मौजूदगी में, और या वो भगोड़ा है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ये 2 ही कंडीशन है जिसमें प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। फर्दर प्रोसेस क्या होगा? अगर प्राइवेट पर्सन किसी को अरेस्ट करता है तो एट द अर्लीएस्ट वो पुलिस ऑफिसर के पास लेके जाएगा, एक्यूज को उसके हैंड ओवर करेगा, पुलिस ऑफिसर उसकी जो अरेस्ट किया गया है इंडिविजुअल, उसकी जस्टिफिकेशन पता करेगा, अगर रिक्वायर्ड है तो अरेस्ट करेगा, अदरवाइज उसको एट द अर्लीएस्ट फ्री कर देगा। कंडीशन आएगी बॉन्ड पे फ्री होगा, ऐसे फ्री नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट, सेक्शन 44। एमएम एम्पावर्ड है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं। ऑफेंस इज कमिटेड इन प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट, किसी एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कोई ऑफेंस होता है तो वो अरेस्ट कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, किसी से करा सकते हैं। मे हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर। उनकी जुरिस्डिक्शन में, लोकल जुरिस्डिक्शन, जो भी जुरिस्डिक्शन उनके पास है, उस जुरिस्डिक्शन में अगर कोई आदमी ऑफेंस कमिट करता है तो जज साहब के पास एम्पावर्ड है, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशियल हो, कि उसकी अरेस्ट की जा सकती है। हमारे पास क्लियर हुआ है कि कौन कर सकता है, किन किन कंडीशंस में कर सकता है। दोनों सेक्शन 41, 43, 44 ये बात करते हैं। अब आते हैं, देखते हैं हाउ मेड, कैसे अरेस्ट होती है। अरेस्ट कहीं पे डिफाइन नहीं है, तो एक बड़ा डिबेटेबल इशू है कि अरेस्ट कैसे होगी। तो सेक्शन 46 इस चीज पे कुछ लाइट डालता है, देखते हैं वो क्या है।
एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी। अगर हम किसी इंडिविजुअल को टच करके उसको रोक के अगर ये बताते हैं कि भाई हमने आपको अरेस्ट कर लिया इस केस में, तो अगर वो खुद को सबमिट कर देता है कि हाँ ठीक है सर, ये एनफ है उसका सबमिशन, उसके बाद हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको जबरदस्ती रोकने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर नहीं भी मानता है तो हमारे पास रिस्ट्रेंट में एक्ट करने का प्रोविजन है ही। अगर सबमिट कर दिया वर्ड से या एक्शन से उसने कि उसने एडमिट कर लिया कि हाँ मैं आपके अरेस्ट के अकॉर्डिंगली बिहेव करूंगा, तो एनफ है वो, उससे आगे आपको फर्दर फोर्स या कुछ और प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। रेजिस्ट करता है, अटेम्प्ट्स टू एवेड अरेस्ट, अगर रेजिस्ट करता है या वो भागने की कोशिश करता है तो उस कंडीशन में हम आगे रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हैं। इनकाउंटर वर्ड लिखा हुआ था, वो इनकाउंटर यहाँ पे आप जस्टिफाई करते हैं किन कंडीशंस में उसको अरेस्ट किया गया, या यहाँ पे एक मेंशन है नॉट टू कॉज डेथ हु इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और विद लाइफ। डेथ की कंडीशंस कहाँ है कि कहाँ डेथ हो रही है कहाँ नहीं हो रही है। अगर डेथ होती है तो ऑफेंस भी ऐसा होना चाहिए कि उसने जो ऑफेंस किया है वो उसकी पनिशमेंट लाइफ या डेथ है। तो इससे एक कंट्रोल्ड जो फोर्स है वो हमें यूज करनी होती है। वुमेन के रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन सेपरेट है। अरेस्ट टू बी इफेक्टेड बाय और इन पर्सन वुमेन पुलिस ऑफिसर, जहां तक संभव हो अगर कोई लेडी अरेस्ट करनी है तो हमें एक वुमेन पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस के एसओज भी हैं, वो कहते हैं नॉट बिलो द रैंक ऑफ एएसआई। अगर किसी लेडी को अरेस्ट करते हैं तो एएसआई से नीचे रैंक की कोई पुलिस ऑफिसर नहीं होनी चाहिए। किसी कंडीशंस में अगर नहीं है तो मेल केवल अरेस्ट करेगा बाय वर्ड्स, टच नहीं करेगा किसी भी सिचुएशन में आके किसी लेडी को। नॉट टू बी टच्ड बाय मेल ऑफिसर, 2009 में एक अमेंडमेंट आई थी, इसके अकॉर्डिंगली मेल को अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी लेडी को टच करके अरेस्ट करे। नॉट टू बी अरेस्टेड बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, ये बड़ा डिटेल्ड में डिस्कशन का टॉपिक है कि एक लेडी को आप सनसेट सूर्य छिपने के बाद और सूर्योदय के बीच में अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। किसी भी कंडीशन में आके आप अरेस्ट नहीं करेंगे। अगर अरेस्ट करना है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप उसके अरेस्ट नहीं डालेंगे। अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं और आपको किसी लेडी को इस ड्यूरेशन के अंदर, अंधेरे के अंदर, डार्क आफ्टर सनसेट अरेस्ट करना है तो प्रायर परमिशन हमें पहले एमएम से लेनी होगी, उन्हें बताना होगा, उनको कंटेंट बताने होंगे हमारे कि रिक्वायरमेंट क्या है, किस लिए हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल स्पेसिफाइड सा एक्ट है कि एक लेडी को अंधेरे में पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाएगा, और रखना है तो परमिशन जज साहब की होगी, उनको एट द अर्लिएस्ट उस लेडी को पेश किया जाएगा अरेस्ट के बाद। कहां से अरेस्ट करें, मैप दिख रहा है आप समझ ही गए होंगे, एनीवेयर और एनी प्लेस विद इन इंडिया, अपनी जो टेरिटरी है उसके अंदर हम कहीं से भी किसी भी जगह से एक एक्यूज की अरेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 47 अलाउ करता है सर्च ऑफ प्लेस, अगर कोई एक्यूज कहीं जाके छिप गया तो उसकी सर्च करना। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, कोई पर्दानशीन लेडी है, अगर उसके घर में वो घुस गया और हमें पता है तो हमें उस लेडी को एक अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो वहां से वॉकआउट कर सकती है, कि पुलिस अगर आके चेक करे, सर्च करना चाहे तो वो लेडी अपने वहां से बाहर आ सकती है, क्योंकि किसी कंडीशन की वजह से वो ओपन में या किसी मेल से फेस ऑफ नहीं होती है, तो वहां उसको एक अपॉर्चुनिटी हमें देनी पड़ेगी। सेक्शन 48 परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिसडिक्शन, ये कहता है कि कहीं पे भी जा सकते हैं विद इन हम इंडिया में। 47 48 वेयर, कहां से हम अरेस्ट कर रहे हैं इसके बारे में हमें बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस दे देते हैं। Whose arrest is to be made, किसको अरेस्ट करें, किसको हम अरेस्ट कर सकते हैं। Who commits in presence of a police officer a cognizable offense, कोई आदमी cognizable offense हमारी प्रेजेंस में करता है, या हमें उसके खिलाफ कोई रीजनेबल कंप्लेंट ऐसी मिली हुई है कि इसने इस तरह का ऑफेंस किया हुआ है, या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि ये इस तरह का ऑफेंस कर रहा है और ऑफेंस करने के लिए ही आया है, तो हम अरेस्ट कर सकते हैं। और उसके खिलाफ रीजनेबल सस्पिशियन है, हमारे पास सस्पेक्टेड है कि हाँ इस तरह का कोग्निजेबल ऑफेंस इसने किया है या कर सकता है या करने के लिए प्लान कर रहा है, तो हमारे पास अथॉरिटी है कि हम उसकी अरेस्ट डाल सकते हैं। अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड एड्रेस, अगर वो आदमी हमारे पूछने पर अपना नाम पता नहीं बताता है, यहाँ इशू यही है कि अरेस्ट क्यों डालेंगे, क्योंकि कोई पनिशमेंट है नहीं, कुछ नहीं है, तो ये नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है। पर स्टिल अगर वो नाम पता नहीं बताता है
तो भी हम उसे विजुअल की अरेस्ट डाल सकते हैं। और हमें ये लग रहा है कि उसने कोई ऑफेंस किया होगा, सस्पेक्टेड है कि ऑफेंस कर रखा है, नाम पता नहीं बता रहा है। जब तक उसका नाम पता हमें वेरीफाई ना हो जाए, हम उस एड्रेस को वेरीफाई ना कर रहे हैं, हम उसकी अरेस्ट डाल सकते हैं। कंडीशन वही रहेगी, नॉट टू बी केप्ट बियॉन्ड 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स तक उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती है तो हमें कोर्ट के सामने उसको ले जाना पड़ेगा। और नाम एड्रेस उसका जस्टिफाई हो जाता है, वो बताता है जेन्युइन एड्रेस है, जेन्युइन नाम है, तो हम उसको रिलीज भी कर सकते हैं बॉन्ड पे। क्यों अरेस्ट डालें? कंडीशंस 41 के पॉइंट 1 के बी में लिखा हुआ है रीजनेबल कंप्लेंट है हमारे पास, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है या रीजनेबल सस्पिशन है कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हुआ है जो एक्यूज्ड है, और पनिशमेंट उसकी लेस देन और इक्वल टू 7 इयर्स है, तो हमें अरेस्ट के लिए कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। अगर ये सेटिस्फाई होती है हम उसकी अरेस्ट डालेंगे। अगर इन कंडीशंस को सेटिस्फाई हम नहीं कर पा रहे, इन कंडीशंस के सिचुएशंस को देखते हुए अपने आप अपनी अरेस्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो हम उसकी अरेस्ट नहीं करेंगे। कंडीशंस क्या क्या हैं? एक तो रीजन टू बिलीव सच पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस, हमारे पास रीजंस हैं कि हाँ इस आदमी ने ये काम किया होगा। और पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि सच अरेस्ट इज नेसेसरी, किस लिए? टू प्रिवेंट एनी फर्दर ऑफेंस, कोई और फर्दर ऑफेंस ना कर दे वो। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, केस में कोई हैम्पर ना कर दे। विटनेसेस के लिए सेपरेट प्रोविजन है एक, प्रिवेंट टेम्परिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस, किसी प्रकार से कोई एविडेंस टेम्पर ना कर दे या डिसअपीयर ना कर दे। तो सिचुएशन अगर ऐसी होती है कि वो टेम्पर कर सकता है तो हम उसकी अरेस्ट डाल सकते हैं। प्रिवेंट एनी एक्सटेंशन ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद फैक्ट्स, कोई विटनेस है जिसको फैक्ट पता है या कोई भी ऐसा आदमी है जिसको उस इंसिडेंट के बारे में कुछ पता है और वो कोशिश कर सकता है कि उसको डरा धमका के किसी वादे से या कुछ पैसे के लालच से उसको विन ओवर कर लेगा, तो इन कंडीशंस में आगे हम उसकी एक्यूज की अरेस्ट कर सकते हैं। प्रेजेंस इन द कोर्ट कैन नॉट बी इंश्योर्ड, अगर हम उसको कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। जो बेसिक एम अगर लग रहा है अरेस्ट का तो वो ये है कि ट्रायल के दौरान अगर हम उसको पेश नहीं कर पाएंगे, ट्रायल को फेस नहीं करा पाएंगे, तो हम उसकी अरेस्ट डाल लेंगे। इन सब के लिए अगर हम अरेस्ट डाल रहे हैं तो हमें उसके रीजंस भी मेंशन करने होंगे कि हाँ किस लिए अरेस्ट हमने डाली है। ये पांचों कंडीशंस मैंडेटरी हैं कि इनमें से कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आप एक्सप्लेन करें कि हमें अरेस्ट इसकी क्यों डालनी पड़ी है, कि उसको क्यों अरेस्ट किया हमने। अगर हम अरेस्ट नहीं डाल रहे हैं, पनिशमेंट अप टू 7 या 7 साल तक की सजा है, विद फाइन विदाउट फाइन, किसी भी कंडीशन पे है। अगर हम अरेस्ट डाल रहे हैं तो हमें रीजंस बताने हैं, अगर हम अरेस्ट नहीं डाल रहे हैं तो भी हमारे पास रीजन होने चाहिए। हम अपनी केस डायरी में वो चीजें मेंशन करेंगे कि हमने अरेस्ट क्यों नहीं किया है। सेक्शन 41BA 41BA कहता है किसी भी केस में जिसमें पनिशमेंट 7 ईयर से अबव है, मोस्टली लाइफ, डेथ या 10 ईयर्स, 14 ईयर्स, इस तरह की पनिशमेंट है हमारे आईपीसी में, अगर उन कंडीशंस में है तो हमारे पास अथॉरिटी है अरेस्ट डालने की। पर वो अरेस्ट भी जस्टिफाई हमें करनी पड़ेगी कि क्यों डाला गया है। यहाँ पे आप विदाउट अरेस्ट भी किसी को चार्जशीट कर सकते हैं, पर आपको जस्टिफाई रहना पड़ेगा कि अरेस्ट डाली है, क्यों डाली है, नहीं डाली तो क्यों नहीं डाली है। सेक्शन 42 वही रीजन था क्यों अरेस्ट डाल रहे हैं, क्योंकि उसने हमें नाम पता नहीं बताया, तो सेक्शन 42 में भी इंडिविजुअल की अरेस्ट डाल सकते हैं। ये प्रोविजंस थे जो अरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन 45 बात करता है प्रोटेक्शन। आर्म्ड फोर्सेस का कोई भी मेंबर है, अगर उसकी अरेस्ट डालनी है तो हमें कुछ रिस्ट्रेन फॉलो करना है, कुछ कंडीशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं कि भी आप अरेस्ट नहीं डालेंगे। किन कंडीशंस में नहीं डालेंगे? नो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस शैल बी अरेस्टेड। अगर उसने कोई काम या ऐसा लगता है कि उसने ये काम डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज के दौरान किया है, तो हमें उसकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट आर्म्ड फोर्सेस के लिए, तो उनसे हमें परमिशन लेनी पड़ेगी अरेस्ट डालने से पहले, अगर ये सिचुएशन जस्टिफाई हो पा रही है कि उन्होंने जो काम किया है वो डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज में है और वो ऑफेंस की कैटेगरी में काउंट हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अथॉरिटी है सीआरपीसी में ही कि उस क्लास और कैटेगरी के मेंबर्स को जिसको पब्लिक ऑर्डर के लिए रिक्रूट किया गया है, जो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने में इन्वॉल्व है, अगर अरेस्ट डालनी है तो हमें उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी उनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी से। सेक्शन 41A इनिशियली डिस्कस किया था, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के सामने अपीयर होने के लिए सेक्शन 41A का नोटिस,
इससे पहले हमारे पास नोटिस इशू करने का कोई प्रोविजन था नहीं। 2010 में अमेंडमेंट आई है, सेक्शन 41A इंक्लूड किया गया सीआरपीसी में। उसके बाद हमारे पास इशू आ गया कि हम एक नोटिस इशू कर सकते हैं किसी एक्यूज को बुलाने के लिए किसी भी केस में आकर। तो 41A पे ज्यादा जो जोर आया वो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट थी, उनके सामने एक केस था डाउरी से रिलेटेड। उसमें उन्होंने डिसाइड किया, बिल्कुल एक लिबर्टी को ध्यान में रखते हुए कि एक एक्यूज की अरेस्ट होने के बाद लिबर्टी कर्टेल होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने डिसीजन लिया कि भी अरेस्ट डालनी है, किन केसेस में डालनी है, किन किन कंडीशंस में डालनी है। वो सारी चीजें कोर्ट ने अपनी जजमेंट में एक्सप्लेन करी। 2014 की जजमेंट है, इसमें स्पेसिफिक जो इश्यूज आए वो सामने ये थे कि किसी ऑफेंस जो अप टू 7 ईयर्स, ये 7 साल या 7 साल तक की सजा है, जिसमें विद फाइन विदाउट फाइन आप ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं डालेंगे। किसी भी सिचुएशन में आके आप ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं डालेंगे, आपको अपने आप को जस्टिफाई करना है। कुछ पैरामीटर्स लेट डाउन है उसी में सेक्शन 41A 41(1)(b) के सेकंड पार्ट में। वही 5 कंडीशंस हैं, कोई फर्दर ऑफेंस ना करे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सके हम अगर अरेस्ट डालते हैं, टेम्परिंग से बचा सकते हैं, प्रिवेंट इंड्यूसमेंट को रोक सकते हैं, और कोर्ट में प्रेजेंस इंश्योर नहीं कर पाएंगे। इन कंडीशंस को अगर हम जस्टिफाई करते हैं तो हम अरेस्ट डाल सकते हैं। अगर वो इन कंडीशंस में से ऐसा लगता है कि भाई ये इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमें अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम उसकी अरेस्ट डालेगा नहीं। डिसीजन नॉट टू अरेस्ट, अगर आप अरेस्ट नहीं डाल रहे हैं, जो सेक्शन 41A कहता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, जजमेंट ने भी ये चीजें क्लियर करी, तो एक हमारे पास एसओपी क्रिएट होकर आ गया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अगर सेक्शन 41A का नोटिस देते हैं तो कंडीशंस है, अगर आप अरेस्ट नहीं डाल रहे हैं तो इन्फॉर्म करेंगे कोर्ट को और एक कॉपी कोर्ट को भेजेंगे सेक्शन 41A के नोटिस की, जो हमने एक्यूज को भेजा है, रिसीव कराया है। उसको एक्यूज को सर्व होना है नोटिस सर्व होने के बाद ही कोर्ट के पास वो नोटिस जाएगा। ये दोनों काम हमें करने हैं विद इन 2 वीक्स ऑफ FIR, रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। अगर हमने केस रजिस्टर किया है तो पहले 2 वीक में हमें ये दोनों काम करने होंगे। एक्यूज को नोटिस इशू करना है, हमें क्लियर होगी भी हमें इस केस में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, नोटिस इशू करेंगे और कोर्ट को इसके बारे में इंटीमेट कर देंगे। अगर 2 वीक से ज्यादा में ये काम करते हैं तो हमें एक्सटेंशन लेनी होगी हमारे एडिशनल CP या DCP डिस्ट्रिक्ट से। प्रोविजंस में बिल्कुल स्पेसिफिक मेंशन है, टाइम एक्सटेंशन कराना है तो फर्दर हमें परमिशन लेनी ही लेनी होगी। नोटिस टू कंप्लाई टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ नोटिस को जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कंप्लाई करनी है। ये कंडीशंस हम आगे देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस हैं। अगर वो इन कंडीशंस को कंप्लाई करता है, उनको फॉलो करता है, तो हमें उसकी अरेस्ट नहीं करनी है नोटिस सर्व होने के बाद। अगर नोटिस ही इस चीज को बियॉन्ड चला जाता है कि भाई नहीं, वो इन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है जो हमने बताई है, तो हम उसकी अरेस्ट डाल सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू ऑर्डर्स पास्ड बाय कंपिटेंट कोर्ट। कोई भी जो कंपिटेंट कोर्ट है वो ऑर्डर्स पास करे, उससे हम वारंट लेके आए या उनसे परमिशन लेके आए कि हमें इसकी अरेस्ट क्यों डालनी है। हमें कंडीशंस बतानी पड़ेगी कि हमने नोटिस रिसीव कराया है उसको, और वो जो कंडीशंस है उनको फॉलो नहीं कर रहा है, किसी ना किसी कंडीशंस को उसने ब्रेक किया है, कोई एविडेंस टेम्पर कर दिया, किसी विटनेस को थ्रेट दे दी। इस तरह की सिचुएशंस अगर होंगी तो हम उसकी अरेस्ट भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अरेस्ट नहीं डाल सकते 41A का नोटिस सर्व होने के बाद। IOs के लिए भी इंस्ट्रक्शंस थी, इंडेक्स बुक यूज करेंगे, सीरियल नंबर से कोई बुक 41A के नोटिस का परफॉर्मा आया है उसके अकॉर्डिंग एक बुकलेट प्रिंट हो रही है, तो उसमें इंडेक्स बुक होगी, ओरिजिनल को नोटिस ही हो जाएगा, कार्बन कॉपी हमारी केस फाइल के साथ अटैच रहेगी जिसपे रिसीविंग भी होगी। अगर एक्यूज इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहा है, जो भी एलिज्ड पर्सन है, तो हमें उसे एक्नॉलेजमेंट भी देंगे कि भी हाँ आप आए थे, आपने ज्वाइन किया इन्वेस्टिगेशन, इस टाइम पे गए, इस तरह की एक एक्नॉलेजमेंट भी उसको एक्यूज को इशू करेंगे। DD एंट्री, एक्यूज के अराइवल और रिलीज के बारे में हमें एक DD एंट्री भी करनी होगी पर्टिकुलर रिकॉर्ड रेफरेंस के लिए, कि भी एक रिकॉर्ड है कि ये इंडिविजुअल आया था हमारी डेली डायरी में, ये आया, इसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया और इसको इस टाइम से इस टाइम तक इन्वेस्टिगेशन में पार्ट रखा है, उसके बाद इसको फ्री कर दिया गया है। अगर IO इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा तो वो भी लायबल है डिपार्टमेंट इलेक्शन के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी। सेक्शन 41A सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया 2014 की जजमेंट में किन किन कंडीशंस में हमें अरेस्ट डालनी है, किन किन कंडीशंस में अगर हमें अरेस्ट नहीं डालनी है।
अप टू 7 ईयर्स की जो पनिशमेंट है उन केसेस को देखते हुए, अप टू 7 तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आईओ को एक्ट करना है। अगर वो इसके बियॉन्ड जाता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। इसके बारे में फर्दर बताऊंगा, कुछ केसेस में एक्शन भी हुआ है ऐसा। कंडीशंस जो नोटिस में एक्यूज को कंप्लाई करनी है, नोट कमिट एनी ऑफेंस इन फ्यूचर, हमें उस पे फाउंडेशंस डालनी है, ये उसको हम इंटीमेट करेंगे नोटिस के थ्रू ही। नोट टेम्पर विद एविडेंस, किसी एविडेंस के साथ टेम्पर नहीं करेगा। नोट मेक एनी थ्रेट, जो नॉर्मल 5 कंडीशंस है वो और डिटेल में इसके आगे फर्दर जा रही है। अपीयर बिफोर द कोर्ट या आईओ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगा और कोऑपरेट करेगा, जो भी पूछताछ कर रहे हैं जो उसको पता है उसके बारे में बताएगा, सभी फैक्ट्स को सही से बताएगा बिना कुछ छुपाए, जो इन्वेस्टिगेशन में रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करेगा। प्रोड्यूस ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट है उनको प्रोड्यूस करेगा, टाइमली रिक्वायरमेंट होगी तो वो पेश करेगा। फुल कोऑपरेशन इन एप्रीहेंशन ऑफ एक्म्प्लिसी, जो बाकी और एक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट कराने में भी पुलिस की मदद करेगा, आईओ की हेल्प करेगा। नोट अलाउ इन एनी मैनर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, अपने आप या किसी और के थ्रू किसी एविडेंस को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा या करवाएगा। और कोई भी कंडीशन जो आईओ को लगती है कि हाँ रिक्वायर्ड है, तो आईओ उन कंडीशंस को उस पे इंपोज कर सकता है। जो एक्यूज्ड या नोटिस जिसको हमने नोटिस दिया है एक्यूज्ड को, एलिज्ड को, वो इन कंडीशंस को फॉलो करता है तो हमें अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इनमें से किसी कंडीशन को जो हमने नोटिस में उसको बताई है वो तोड़ता है तो हम अरेस्ट कर सकते हैं, बट ऑर्डर्स ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट की परमिशन हमें रिक्वायर्ड होगी। अरेस्ट डाल ली हमने, एक्यूज की लिबर्टी कर्टेल कर ली, यहां पर भी अरेस्ट होने के बावजूद भी एक्यूज पर्संस को कुछ राइट दिए हैं, फ्रीडम है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टीज ग्रांटेड है, तो वो फर्दर कानून में भी इनकॉर्पोरेट होती रही हैं। जजमेंट्स आई हैं उनके बाद, डीके बसु या और जजमेंट्स हैं इससे रिलेटेड, उनमें इसके बारे में बताया गया है कि उसके साथ जब ज्यादती होती है कहीं लॉकअप में अरेस्ट के दौरान, तो उनके अकॉर्डिंगली ही कानून में कुछ चेंजेस आए और ये राइट्स ऑफ अरेस्ट ही हैं। इनिशियली भी कुछ ग्रीन में था, वो ग्रीन वाले जो पार्ट थे वो सारे राइट्स हैं, वो यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 41B पुलिस ऑफिशियल सेल, कोई अरेस्ट कर रहा है अगर, तो पुलिस ऑफिसर को क्या करना है, एक्यूरेट, विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन अपनी बतानी है, उसकी होनी चाहिए। नेम प्लेट जो हम यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियरली इसी पर्पज के लिए यूज हो रही है। मीमो ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट का मीमो तैयार करना है, मीमो का परफॉर्मा आगे आएगा, वो दिखाता हूँ आपको, उसकी डिटेल्स है जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो डिटेल्स उसमें डालनी है। मीमो जो अरेस्ट मीमो बनाया आपने वो किसी विटनेस से, उसके फैमिली मेंबर्स या कोई लोकेलिटी से अगर आदमी है तो उनसे साइन कराना मैंडेट है, रिक्वायरमेंट है। कोशिश करें कि ये कोई ना कोई विटनेस हमें ऐसा मिले जिसके हम अरेस्ट डाल रहे हैं तो कोई उसको विटनेस करे। अरेस्टी से काउंटर साइन कराना है, अरेस्ट मीमो साइन होने चाहिए अरेस्टी के। अगर नहीं करता है तो हमें लिखना है रिफ्यूज टू साइन, ये नहीं कि उसको हम खाली छोड़ देंगे। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट टू ए रिलेटिव और ए फ्रेंड, उसके अरेस्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में हमें उसको बताना, उसका राइट है कि उसको अरेस्ट किया गया तो उसके दोस्त या उसके किसी रिश्तेदार को हम बताएं। सेक्शन 50A में ही इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि डिटेल में हम उसके फैमिली मेंबर्स को बताएंगे कहाँ किया है अरेस्ट, किस अपराध में किया है और क्यों किया गया और कहाँ इसको रखा जा रहा है। 41 सीधा कंट्रोल रूम है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, ये भी केवल एक यही प्रोविजन था कि जो अरेस्ट किए हैं हमने उसके बारे में कंट्रोल रूम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, स्टेट लेवल पे है, उसकी डिटेल्स वहां पर भी अवेलेबल हो, ताकि अगर कोई किसी के बारे में पता करना चाह रहा है कि कोई आदमी अरेस्ट हो गया या उसको नहीं पता है कि कहाँ गया, तो वो यहाँ से भी पता कर सकता है कि कोई अरेस्ट तो नहीं करके ले गया, तो वो एक डाटा रिकॉर्ड मेंटेन होगा कंट्रोल रूम्स में हमारे। राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। 41D जो एक्यूज के वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, वो भी इससे मिल सकते हैं अरेस्ट के दौरान भी। अगर हमने अरेस्ट कर 24 घंटे है, पुलिस कस्टडी है, तो उसके दौरान भी एक्यूज को राइट है कि वो अपने वकील से मिल सके, बात कर सके। इवन ड्यूरिंग इंटरोगेशन भी वकील साहब प्रेजेंट हो सकते हैं, बट एक डिस्टेंस होगा कि उनको वो चीजें सुनाई ना दे जो हम उससे पूछ रहे हैं, इतना एक डिस्टेंस हम मेंटेन करेंगे। और ये नहीं है कि पूरी प्रोसीडिंग्स के दौरान ही वो यहाँ अवेलेबल रहे, इससे हमारे इन्वेस्टिगेशन में भी हैम्पर हो सकता है। उनकी रिक्वायरमेंट है वो जॉब मिल सकते हैं, टाइम टू टाइम, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा कि कब तक वकील साहब को अलाउ करना है और कब तक बैठेंगे, कब तक उससे बातचीत कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन में कोई हैम्पर उनकी वजह से नहीं हो रहा हो। सेक्शन 49 नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट,
एक्सेप्ट नेसेसरी टू प्रिवेंट एस्केप। सेक्शन 49 में इनकाउंटर के बारे में डिस्कस किया था। तो अननेसेसरी कोई भी रिस्ट्रेन नहीं होना चाहिए कि हम उसको जाके हथकड़ी लगा दें, पैरों में बेल लगा दें, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल इतना रिस्ट्रेन आप उस पर लागू करेंगे कि वो भाग ना सके, इतना ही रिस्ट्रेन हमें यूज करना है, इतना ही हमें फोर्स यूज करना है। सेक्शन 50 पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। जो बेलेबल ऑफेंसेस वाली बात थी, अगर उसको बेल अलाउड है, प्रोविजंस में है, तो हमें उसके राइट के बारे में बताना है कि आपको बेल मिलेगी अगर आप कोई साउंड श्योरिटी, जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी कानून में, वो पेश करते हैं। और उसके अरेस्ट के ग्राउंड्स के बारे में बताना है कि आपको किस बेसिस पे अरेस्ट किया जा रहा है। सेक्शन 50 ए ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट टू एन नॉमिनेटेड पर्सन। एक्यूज जिसको हमने अरेस्ट किया है उससे भी हम पूछताछ करके वो चाहे किसको बताना है, तो ये पुलिस पे बाउंडेशन है, आईओ पे बाउंडेशन है कि वो इसके बारे में बताएगा, उसके राइट के बारे में बताएगा कि भैया हम आपकी जो अरेस्ट की है, अगर वहां पे हमें कोई नहीं मिला है तो उसके पास राइट है कि हम उसके अरेस्ट के बारे में उसके किसी रिलेटिव को, जिसको वो चाहे बताना चाहे, हम उसको बताएंगे। तो उससे हम पूछताछ करके उसके अकॉर्डिंगली जिसको वो बताना चाहे हम बताएंगे और इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। और डीडी एंट्री में उसकी डिटेंशन कहाँ उसको रख रहे हैं, किसको हमने बताया है, किसकी कस्टडी में वो अक्यूज है, ये सब डीडी एंट्री में मेंशन करके एक रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन किया जाता है कि एक अक्यूज को अरेस्ट किया तो किन किन कंडीशंस में और किसने अरेस्ट किया, वो सारी डिटेल्स हमारे पास हैं। अरेस्ट रजिस्टर एक मेंटेन होता है, अरेस्ट रजिस्टर में वो डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए, वो रखी जाएंगी। 55 कोई आदमी अगर हमारे पास आ गया, हमने अरेस्ट कर लिया, तो हमारी ड्यूटी उसकी हेल्थ और सेफ्टी, कोई बीमारी है, उसको कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई चोट लगी है तो उसका प्रॉपर इलाज, कोई ट्रीटमेंट हो, उसको हैजार्डियस कंडीशंस में ना रखा जाए। इस तरह की ड्यूटी हमारी है कि हम एक रीजनेबल उसकी केयर करेंगे, उसकी हेल्थ और सेफ्टी के बारे में उसके लिए हेल्प करेंगे अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है मेडिकल यूज को। 56 a person arrested to be taken before magistrate and 57 not to be detained more than 24 hours। जिसको भी हमने अरेस्ट किया, हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमने अरेस्ट कर लिया 24 आवर्स तक, हम उससे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, बट बियॉन्ड 24 आवर्स हम उसको अपने पास बिना कोर्ट की परमिशन के नहीं रख सकते हैं। एक कंडीशन है कि टेकन टू द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट का मतलब है जैसे ही हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा होता है, एज सून एज पॉसिबल एक वर्ड यूज है यहाँ पे। तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है तो हमें मजिस्ट्रेट के पास उसको लेके जाना है। अरेस्ट करते हैं तो एसएचओ साहब को बताना, ऑफिसर इंचार्ज जो भी पुलिस स्टेशन में उनको बताना मैंडेट है कि हमने इस आदमी को अरेस्ट किया है। 24 आवर्स एक आउटर लिमिट है कि तब तक आप उसको रख सकते हैं किसी भी कंडीशन में आके, इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। विद इन 24 आवर्स एक्यूज को हमें पेश करना ही करना है जज साहब के सामने। एक्यूज 75 सेक्शन है, वारंट से रिलेटेड है। अगर हम किसी को वारंट पे अरेस्ट करते हैं, कोई अरेस्ट वारंट हमने इशू कराया, कोर्ट से इशू किया है, तो उसके पास राइट है कि वो उस वारंट को देख सके, हमें दिखाना है, मैंडेट है हमारे लिए। एक राइट टू रिमेन साइलेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है कि खुद की इनकारनेशन के लिए इनक्रिमिनेट, वो खुद इनक्रिमिनेट ना हो जाए, तो वो इस चीज को कंट्रोल कर सकता है कि मैं ये चीजें नहीं बताऊंगा, ये चीजें मैं बताऊंगा। एक लिमिट है, आउटर लिमिट सेट है कि इतना आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, इतना वो बता सकता है। जरूरी नहीं है कोई पैसा उसने रिकवरी करी, अगर कोऑपरेट कर रहा है, वो रिकवरी करा देता है तो बेस्ट ऑप्शन है। अगर रिकवरी नहीं करा रहा है तो वो एक कंडीशन में चला जाएगा, कोऑपरेट नहीं किया, उसकी अरेस्ट बढ़ गई, अरेस्ट डाल लिया हमने। मार पिटाई आप नहीं करेंगे, केवल जो ऑथोराइज्ड मेथड है, डिटेल सस्टेन्ड इंटरोगेशन जिस कंडीशंस में आप कर सकते हैं, जिस तरह कर सकते हो वही करनी है। कोई फोर्स यूज करके आप उससे कुछ सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट्स या इस तरह की चीजें नहीं निकलवा सकते हैं। कितनी होगी है?